मत सोच कि आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। मत सोच कि आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। जिस दिन पढ़ाई आपकी चाहत नहीं जरूरत बन गई ना, जिस दिन आपकी पढ़ाई चाहत नहीं जरूरत बन गई ना, तो फाड़ दोगे पढ़ करके। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल सक्सेस पर क्लासेस पर। मैं NK सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच पुनः एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सीटेट पेपर एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, 5 जनवरी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है आपको, उसका लगभग आज जो है अप्रोक्स में हम 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मेरे साथियों अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए, और जो एग्ज़ाम दे भी दिए हैं तो अपना एनालिसिस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी बने रहे इस वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, और देखें इत्मीनान से 35 क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे हम इस वीडियो में और देखते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला नंबर में क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम। ठीक है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा का ही पार्ट है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बालक के अनुसार शिक्षक मोटिवेटर के रूप में होते हैं, सुगमकर्ता के रूप में होते हैं, और बालक एक सक्रिय प्राणी वहाँ पे दोनों रह करके पढ़ाई करते हैं। शिक्षक सहयोग करते हैं, बालक काम करते हैं, अपना पठन पाठन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कर है शिक्षक और विद्यार्थी के सहयोग से होता है। तो बिल्कुल सही बात है, उद्दीपन से, शिक्षक से। तो यहाँ कोई एक नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर ऑप्शन बहुत सही है, क्योंकि शिक्षक और बालक यानी शिक्षार्थी के सहयोग से ही ये अधिगम होगा। कोई भी कुछ सीखेगा, पढ़ाई करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको कि अगर किसी बच्चे को गलतफहमी हो रही है तो क्या होगा। असामान्य होगा, मानसिक रूप से बीमार होगा, प्राकृतिक होगा या विकलांग होगा। तो क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। अब बताइए, गलतफहमी होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है। कहता है ना कि मुझे गलतफहमी हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये नेचुरल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर में कह रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक, तो आंतरिक अभिप्रेरणा कह रहा है इनाम के लिए दौड़ना। तो इनाम के लिए दौड़ना बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगा। वेतन के लिए नौकरी करना, यह भी बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगा। माता पिता को खुश करने के लिए अच्छे अंक प्राप्त करना, तो यह भी बाहरी जो है सभी प्रेरणा हो जाएगा, बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा। तो दोस्तों रुचि से कविता का पाठ करना, यानी आपका जो रुचि है, अंदर से इच्छा है, जिसमें इंटरेस्ट है, उस चीज़ का आप पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको कह रहा है 4 नंबर, समावेशी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहा है विकलांगों के लिए अलग स्कूल। तो अलग तो हम कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है, विशेष छात्रों के लिए आवश्यक विशेष वातावरण। अब आगे कह रहे प्रवेश के लिए उनका मानदंड होना चाहिए,
तो अब बताइए, समावेशी शिक्षा कहता है कि सबको समावेश करके चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी छात्रों को एक ही कक्षा में साथ पढ़ाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है शर्म। ठीक है दोस्तों, शर्म सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, महत्वपूर्ण है? नहीं, महत्वपूर्ण कैसे होगा दोस्तों, आप अगर शर्मा जाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अच्छा से। आवश्यक है? नहीं। अप्रभावी है? बिल्कुल नहीं। यह क्या हो जाएगा, हानिकारक है दोस्तों, आपको गैरफायदा होगा। शर्मा जाइएगा तो गैरफायदा होगा। पढ़ाई में पूछने में शिक्षक से शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि बच्चे, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको, बच्चे डाइस द्वारा सीखते हैं, मतलब बच्चा किस प्रकार से सीखता है, पढ़ना, बोल करके, लेखन करके या कार्यकलाप करके। यानी दोस्तों पढ़ना, लिखना, बोलना, ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है, कार्य ही है। और ये 4 नंबर एक ऐसा ऑप्शन है जो सारे चीज़ को समावेश कर लेता है। एक्टिविटी करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, इसीलिए 4 नंबर आपका ज़्यादा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न कहता है आपको फाइन मोटर स्किल। अब समझिए दोस्तों, फाइन मोटर स्किल क्या होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल होता है आपको स्थूल, ठीक है दोस्तों, गतिक कौशल। और फाइन मोटर स्किल होता है सूक्ष्म, क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है दोस्तों, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब हुआ छोटा छोटा कार्य, और ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल मोटर स्किल मतलब बड़ा कार्य हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फाइन मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा होगा जिसमें कम कार्य होता होगा, छोटा छोटा कार्य होता होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, उछलना, टहलना, दौड़ना, घसीट कर लिखना। अब आप अगर उछलते हैं तो भी शरीर का पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेगा। टहलना में भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, दौड़ना में भी शरीर पूरा एक्टिव रहना चाहिए। अब घसीटना, घसीट करके लिखना दोस्तों, इसमें क्या होगा, बस हैंड का काम पड़ेगा, फिंगर का। तो यह जो है तो सबसे छोटा कार्य कौन सा हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल, घसीट कर लिखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है बेन हीले थ्योरी में क्या नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है विश्लेषण, यह तो आता है। मानस दर्शन आता ही है, जिसको चासूसीकरण कहते हैं हम। आगे है ठोस परिचालन, ठीक है दोस्तों, और 4 नंबर ऑप्शन मिसमैच है, नहीं याद रह पाया प्यारे साथियों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे विश्लेषण तो आता है, मानस दर्शन आता है, ठोस परिचालन, कंक्रीट ऑपरेशनल का बात कहीं नहीं है आपको बेन हीले के थ्योरी में, और नहीं वाला ही आपको आंसर चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जितना हो सके दोस्तों शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को पहुंचाएं। और प्लीज़ आप सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हम आप सभी से लाइव में आकर के जुड़ सके और मुखातिब हो सके और आपका समस्या को देख पाएं, एक दूसरे के साथ हल कर पाएं, संवाद कर पाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 9 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है सकल मोटर कौशल। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्या था, फाइन मोटर, सकल मोटर यानी आपको गति, स्थूल कौशल हो गया यहाँ पे, तो यानी ज्यादा, ग्रॉस मोटर स्किल। तो कौन सा ज्यादा है, पेज पलटना थोड़ा सा काम होता है, होल्डिंग पेन, ठीक है दोस्तों, यह भी कम काम होता है। अब कह रहा है एक पैर पर खड़ा होना, एक पैर पर खड़ा रहेंगे तो ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, ज़्यादा ही शरीर को ये एक्टिव रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बड़ा काम, एक पैर पे खड़ा होना, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर आपका प्रश्न कह रहा है
समावेशन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। विविधता का स्वागत और जश्न मनाना, ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो होता ही है, विविधता होना ही चाहिए, हमारे लिए संसाधन का काम करता है। आत्मसम्मान और सीखने के आत्मविश्वास को सक्षम करना, ठीक है दोस्तों, यह भी सही बात है। अब करें श्रवण बाधित बच्चों के लिए अलग होना, ये अलग होने वाला बात जो है ना, ये गलत होता है, क्योंकि हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है, समावेशी शिक्षा कहता है कि सारे जाति, ठीक है दोस्तों, सारे विविधताओं को एक जगह करके तब शिक्षा देना है। भारत विविधताओं का देश है, नहीं दोस्तों, विविधता में ही एकता होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है आपका है शारीरिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करना, तो यह तो सही बात है, तो आपको नहीं वाला लेना है। तो आपका आंसर सी नंबर, जो श्रवण बाधित, जो सुनने में दिक्कत है, उसको अलग स्कूल में डालना, ये कतई नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अब आपको एक मोटिवेशनल क्योट सुनाता हूं, ठीक है दोस्तों। कहा जाता है, हालात चाहे जैसे भी हो, ठीक है दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं, सीटेट चाहे जितना भी मर्जी हो, जिस प्रकार से क्वेश्चन सेट कर ले, आप अगर तैयारी के साथ जाएंगे तो प्रश्न हल करके जरूर आएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग चुका है, जो एवीएस का क्वेश्चन है। कह रहा है एवीएस पढ़ाने का तरीका जटिल से सरल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है दोस्तों। अनौपचारिक, बिल्कुल नहीं। अब कहता है आपको ठोस से संक्षिप्त होना चाहिए, ये भी नहीं। अब कहता है अज्ञात से ज्ञात, जो कि यह गलत हो चुका है, ऐसे होगा ज्ञात से अज्ञात होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नॉन टू अननोन, जिस चीज को हम जानते हैं उस चीज को पहले देखेंगे, बाद में नहीं जानने वाले चीज को देखेंगे। कहने का मतलब है कि टच एंड फील करते हुए चीजों को समझना है, देखना है, ठीक है दोस्तों, मूर्त रूप में। यानी आपका ऑप्शन एक है भी एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सही हो रहा है सो क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है दोस्तों। ठोस से संक्षिप्त, यहाँ पे सब उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन आपका जो आंसर होगा सो सबसे ज्यादा पॉजिटिव डी नंबर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मिसमैच है, ये इधर होगा और ये इधर हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न आपको कह रहे हैं, एक शिक्षक को ऐसा खाका बनाना चाहिए जो बढ़ावा देता हो, ठीक है दोस्तों। ऐसा खाका कहने का मतलब है डिजाइन, प्रारूप, संरचना, ठीक है। याद रखना, तो याद रखने वाला चीज नहीं होगा यहाँ पे। अपसारी वाला, यानी बहुत प्रकार से डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला चीज होना चाहिए। अभिसारी मतलब बंधा हुआ चीज नहीं, निराशा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर, अपसारी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है सो थोड़ी लंबी हो जाएगी आपका, क्योंकि टोटल प्रश्न की संख्या 35 है आज, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपको अगला प्रश्न में कि प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज में संज्ञानात्मक क्षमता क्या करता है, ठीक है दोस्तों। तो किस में संज्ञानात्मक, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा चीज, काल्पनिक, निगमनात्मक सोच, यह कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो यह तो हो जाएगा आपको मूर्त संक्रियात्मक में। अमूर्त चिंतन, यह फॉर्मल स्टेज में चला जाएगा। मूर्त चिंतन कंक्रीट ऑपरेशनल में चला जाएगा। तो सजीववाद, ठीक है दोस्तों, यानी बच्चा जो है एनिमिज्म के माध्यम से देखता है सजीव चीज को, निर्जीव चीजों को। तो यह क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 4 नंबर आंसर आपका सही है। चलिए बढ़ते हम लोग अब 14 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है आपको मिस्ट्री लर्निंग, ठीक है दोस्तों। अब समझिए 14 नंबर प्रश्न है मिस्ट्री लर्निंग, यानी कौन सा मिस्ट्री लर्निंग है। शक्ति पर जोर देना, ठीक है दोस्तों, पैर पर जोर देना, पैसे पर जोर देना, योग्यता पर जोर देना, नाम पर जोर देना। तो मिस्ट्री मतलब जो अनोखा हो, रहस्यमय हो, अच्छा हो, वह कौन सा हो जाएगा। तो शक्ति पर जोर देने के लिए पढ़ाना है, ये नहीं होगा।
क्योंकि योग्यता पर यानी ज्ञानी हो जाएगा ना तो बिल्कुल उसके पास सब कुछ हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा, शक्ति भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा गार्डनर का बुद्धि नहीं है, यानी हॉवर्ड गार्डनर महोदय का कौन सा नीचे का ऑप्शन में से नहीं आएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यह तो है ही इनका इंटरपर्सनल। अब कर स्थानिक बुद्धि के बारे में भी बताए हैं स्पेशल। अब कर शारीरिक गतिज के बारे में भी बताए हैं दोस्तों। गीतकार, ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में नहीं बताए हैं यह, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर गीतकार। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न कहता है आपको एक व्यक्ति जो पेड़ उगाना और पौधे की देखभाल करना पसंद करता है, गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति है, क्या है दोस्तों? स्थानिक है, अंतर्वैयक्तिक है, प्राकृतिकवादी है या शारीरिक गतिज है? अब समझिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो पेड़ उगाना चाहता है, ठीक है, और उसका देखभाल करना ज़्यादा ही पसंद करता है, तो यह क्या है? नेचुरलिटी का बात है, यानी आपको क्या हो जाएगा, उसको क्या कह सकते हैं, नेचुरलिस्ट, प्राकृतिक के बारे में ज़्यादा वो जो है सो स्नेह रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कहता है आपको समाजीकरण को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक क्या है? तो तर्क होगा, उत्प्रेरणा होगा, अभिप्रेरणा होगा? जी नहीं दोस्तों, ये सब से जो है ना सो आपका जो सही होगा ना वो ए नंबर विद्यालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभिप्रेरणा में भी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, बाहरी और आंतरिक होता है, उत्प्रेरणा भी होता है, तर्क भी होता है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर 17 का। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग चुका है दोस्तों, और यह प्रश्न जो है सो किससे है? NEP से है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आपका यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है आपको कि भाषा शिक्षा और भाषा सीखने का वर्णन इस प्रकार करता है। सभी के लिए तो यह बात तो ठीक है, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, 3 भाषा सूत्र, बहुभाषा सीखने की भाषा की शक्ति से। तो यहाँ पे दोस्तों यह जो बात है सो सारे कुछ NEP में जिक्र किया गया है, लेकिन बात आता है भाषा सीखने का। तो भाषा सीखने का जहाँ तक बात है तो यह कहा गया है कि 3 प्रकार से आप भाषा सीख सकते हैं। राजभाषा, ठीक है दोस्तों, वर्णन करता है राजभाषा, मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इस प्रकार से आप बालक को नॉलेज दे सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न कहता है स्वयं के सीखने का मूल्यांकन क्या कहलाता है? आप स्वयं जो सीखते हैं ना दोस्तों, एवोल्यूशन करते हैं, आप स्वयं सीखते हैं, तो वह मूल्यांकन क्या कहलाएगा? आप लोग को पता होना चाहिए, रटकर याद करना नहीं होगा, अनुकरण करना नहीं होगा, भूल जाना नहीं होगा। आप स्वयं का सीखते हैं, स्वयं का जो है सो काम करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? परा संज्ञान, यानी आप उस चीज के बारे में ना बहुत सारा ज्ञान लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेटाकॉग्निशन मतलब बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने संज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर सी नंबर। चलिए अब आपको जो है सो 20 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे लगा है। 20 नंबर कहता है आपको अभिकथन, यानी शिक्षक को सामग्री को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे अब कह रहे हैं मूल्यवान जीवन अनुभव के साथ आते हैं जिस पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह भी बिल्कुल सही बात है, तो दोनों का दोनों सही है दोस्तों। कह रहे कथन ए और आर सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो आपका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है आपको कि बच्चे सामाजिक वातावरण से सीखते हैं।
सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे दोनों सही का सही ऑप्शन है। कह रहा है ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न कहता है ईवीएस की प्रमाणिक अर्थपूर्ण शिक्षा क्या है? आख्यान, ठीक है दोस्तों, वास्तविक संवाद, प्रयोग की प्रक्रिया, उत्तरों का सही या गलत के रूप में आकलन। तो नहीं, ईवीएस का मतलब है कि प्रयोग जितना करिए आप। ठीक है दोस्तों, एक्सपेरिमेंशनल यानी प्रयोग की प्रक्रिया जितना अच्छा हो सके, प्रोसेस ऑफ, ठीक है दोस्तों, प्रोसेसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन यानी आप जो है प्रयोग करें, वहां पे प्रैक्टिकल करें, एक्सपेरिमेंट करें। तो आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 23 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न कहता है ईवीएस सीखने को, ठीक है दोस्तों, समेकित करने के लिए आकलन का फोकस किस पर होना चाहिए? यानी ईवीएस आप सीख रहे हैं और उसको समेकित कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, समेकित कर रहे हैं आप उसको, तो यहाँ पे आकलन का फोकस किस रूप में होना चाहिए? सीखने के लिए आकलन, तो यह तो सही बात है, आप सीख भी रहे हैं और उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं, तो सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं सीखने के रूप में आकलन, नहीं, सीखने के रूप में एज लर्निंग यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है सीखने का आकलन, तो सीखने का ऑफ का बात जब भी आए तो यह तो सीख लेने के बाद का मूल्यांकन है, जबकि आप सीखने को समेकित करने के लिए यानी आप सीखेंगे उसको समेकित करेंगे, उससे उसी के अनुसार आपको जो है सॉरी आकलन कर रहे हैं। तो औपचारिक का तो बात नहीं कही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 नंबर, सीखने के लिए मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम का या के क्या होगा? सक्रियता से प्रोत्साहन करना चाहिए। सही बात तो लग रहा है। आगे प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन को। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करना, तो कम करने वाली बात दोस्तों नहीं होगा। अत्यधिक हतोत्साहित करना, यह भी नहीं होगा, हतोत्साहित नहीं। रूढ़िबद्ध धारणा का निर्माण, ये भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 का 3 ऑप्शन निगेटिव था, एक ऑप्शन सही है जो सक्रियता से प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी आपको जो है कर शुड बी एक्टिवली इनकरेज्ड, यानी आप उसको फुर्तीला करेंगे, सक्रिय रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो मनोवैज्ञानिक कारक से, सामाजिक सांस्कृतिक कारक से, विद्यालय से संबंधित कारक से, अध्यापक से संबंधित कारक से। तो अध्यापक, विद्यालय, यह सब समाज के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारक, तो मनोवैज्ञानिक कारक कुछ होता है नहीं, बस उसका फैक्टर है कि मनोवैज्ञानिक रूप से चलना है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है तो क्या हो जाएगा? अधिगम किसके द्वारा प्रभावित? तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या होगा? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, प्राकृतिकवादी बुद्धि, ठीक है, सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। तो अब समझिए यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है आपको, यहाँ कह रहा है आपको नवीन परिस्थिति में, नए नए चीजों में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन वाले, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप, डाइवर्जेंट थिंकिंग देन अदर इन ए न्यू सिचुएशन, नया सिचुएशन में। ठीक है दोस्तों, मतलब दूसरे सिचुएशन के अलावा नया जो चीज आएगा उसके अनुसार आपको अलग अलग चीजों से बुद्धि को वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी अवस्था बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट से जुड़ी हुई है? ठीक है दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट करने का मतलब है अनुवांशिकता से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो सीखना, यह तो आप एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा कर सकते हैं। परिपक्वता और विकास, तो यह जो मैच्योरिटी वाली बात है ना दोस्तों, यह बायोलॉजिकल फैक्टर इसमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
आपका आंसर हो जाएगा परिपक्वता। ठीक है दोस्तों, मैच्योरिटी। चलिए अब आगे है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत कौन सा उदाहरण आता है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको देखने को अभी मिल गया है। गतिक कौशल, सूक्ष्म कौशल, ठीक है दोस्तों, मोटर गतिक, ये फाइन मोटर स्किल, उसके बाद था आपको ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब समझिए यहाँ पे ये भी ग्रॉस मोटर स्किल है, यानी आपको बड़ा वाला कार्य है। बच्चे का पेज पलटना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, ड्राइंग करना यह भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, यह सब आसान काम है। अब है बच्चे का खेलना। अब यहाँ पे बालक खेलेगा तो उछलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, भागेगा, तो पूरा शरीर इसका जो है सो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको कि बच्चे के खिलौने से खेलने की आयु कौन सी है। तो बच्चा का जो खेलने का खिलौना से आयु है तो वह शैशवा अवस्था भी हो सकता है दोस्तों, और पूर्व बालिया अवस्था भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर देखा जाए तो पूरा पूरी कौन अवस्था, शैशवा अवस्था तो 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसको शिशुकाल भी कहते हैं, या कहीं कहीं 0 से 6 वर्ष भी कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब है जब पूर्व बाल्यावस्था दिया है तो इसका उम्र डेफिनिट है कि 0 से 2 वाला ही है। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था आपको पता है 11 या 12 से 18 वर्ष की होता है। उत्तर बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से लेकर के 11 या 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व बाल्यावस्था आप देखेंगे तो 2 से लेकर के 6 वर्ष का होता है। तो इसमें बालक समझने लगता है, ठीक है, और अपने खिलौने से वो खेलने का उम्र जो कहा जाएगा, आयु कहा जाएगा, सो आपको हम 95 या 99% तक आप कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था होगा। आप देख पाए होंगे, पिछले प्रीवियस ईयर किए होंगे, तो इसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है ताकि हम आपसे लाइव में जुड़ पाएँ और अच्छे से और बेहतरीन ढंग से क्लास को ला पाए आपके पास, और आपका जहां तक हो सहयोग कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 से 6 वर्ष की आयु किसके अंतर्गत आती है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवा अवस्था, गर्भावस्था। यह आपको हम तीनों का अभी का भी एज बताए हैं। गर्भावस्था किसको कहा जाता है दोस्तों, तो जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाए, प्रेगनेंसी यानी गर्भ धारण से लेकर के अब बालक का जब तक जन्म नहीं हो जाए तब का अवस्था, या आप कह सकते हैं 9 माह का अवस्था। ठीक है दोस्तों, 9 मंथ, गर्भधारण से लेकर के 9 मंथ। अब यहाँ पे समझना है 2 से 6 वर्ष। तो 2 से 6 वर्ष में अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 32 नंबर, 31 नंबर मिस हो गया प्रश्न यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सेट नहीं हो पाया है, इसीलिए 32 नंबर देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन अलग है। ठीक है, तैरना, कंघी करना, ठीक है दोस्तों, कॉम्ब, आटा गूंथना, चाय छानना। तो यह सब काम उतना ज़्यादा नहीं है हार्ड, या भारी कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन तैरेंगे आप। अब देखिए यह चौथा प्रश्न है इसको लेकर के, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल से। तो यहाँ पे आप तैरेंगे तो आपका पूरा बॉडी का पार्ट सक्रिय रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बड़ी काम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ए नंबर हो जाएगा, तैरना। चलिए अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है वह पक्षी जो छोटे बड़ों या झाड़ियों पर, पेड़ों या झाड़ियों पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो कौवा तो सबसे ऊंची डाल पे बनाता है दोस्तों। उल्लू जो है सो आपको इधर उधर ही रह जाता है। अब 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है सन ब्राइड, ठीक है, और बारबेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ये भी रीजन है कि अनजान सा प्रश्न सन ब्राइड, और यह ऑप्शन इसका आंसर जो होगा सो 4 नंबर ही होगा। सन ब्राइड नाम का पक्षी है, उसका काम जो है सो झाड़ी में लटकता हुआ घोंसला बनाता है। चलिए
अब आगे है जिसको फाख्ता हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे है 34 नंबर प्रश्न, कह रहे मधुमक्खी की अपने जीवन में क्या भूमिका होती है। अब समझिए दोस्तों, कह रहा है नर मधुमक्खी का कोई काम नहीं होता। काम तो होता है दोस्तों, केवल रानी मधुमक्खी ही शहद इकट्ठा करती है। यह भी बात गलत है, सभी मक्खियां शहद को इकट्ठा करती है। यह भी बात जो है सो इतना सही नहीं है, क्योंकि रानी मधुमक्खी अंडा का देखभाल करती है और नर मधुमक्खी जो है सो ज़्यादा काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि रानी मधुमक्खी जो होती है वह अंडे देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सभी मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा करती है। तो यहाँ पे उतना यह बेस्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जो ले सकते हैं आप जो है सो आंसर डी नंबर लीजिए। चलिए अब आपको कह रहे 35 नंबर क्वेश्चन, हमारे घर में कौन सा कीट नहीं होता है। मक्खी तो होता ही है, भृंग चींटी होता ही है, मच्छर होता ही है। यह भृंग जो है सो नाम अनजाना सा है, यानी बेटल गार्ड, यह सही बात है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है सो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है कीट आपके घर में, भृंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका जो है सो 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम 35 आपका बताए थे कि 35 क्वेश्चन हमको टोटल देखना है, तो आप देखे होंगे पीछे क्वेश्चन मिस हुआ है। यहाँ कह रहा है आपको प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से किस राज्य में चित्रकला की जाती है। प्राकृतिक नेचुरल रंग, तो इसमें तो दोस्तों क्या है, बिहार है, जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग वेरी फेमस है। मधुबनी बिहार में एक मधुबनी जिला है जो मधुबनी पेंटिंग वहाँ पे वेरी फेमस है दोस्तों। प्राकृतिक चीज़ों से बनाया जाता है वह पेंटिंग बहुत अच्छे प्रकार से दीवार सब पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 38 नंबर यानी 35 नंबर समझिए, कह रहे संविधान की अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो हिंदी तो है ही दोस्तों, और 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है, पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। उर्दू भी है, तमिल भी है, मीजो नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मणिपुरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, मीजो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका 35 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। एक मोटिवेशनल क्यूट है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और सुनिए आप लोग। कह रहा है दोस्तों, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लो यार, हार कैसे मान लो यार, जब जीत की इंतजार मेरी माँ कर रही है। हार कैसे मान लो यार, जब जीत की इंतजार मेरी माँ कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आराम से एग्जाम दीजिए जा करके और तैयारी में लगे रहिए। और एक और खुशखबरी है कि जिन मेरे प्यारे साथियों का एग्जाम 16 दिसंबर, ठीक है दोस्तों, 16 और 17 दिसंबर का जो कैंसिल हो गया था उसका न्यू डेट आ गया है। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। जो अब एग्ज़ाम होगा, कब होगा दोस्तों, तो ये आपको 17 को और 21 जनवरी को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहे।